displacement of object is proportional to स्क्वायर ऑफ टाइम। अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्क्वायर ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है, देन जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अच्छा, या इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन होगा या डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट जानते हो एस होता है क्या, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अगर मान लो u अगर 0 हो जाए तो s क्या हो जाएगा, क्या हाफ ए टी स्क्वायर। क्या यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्या टी स्क्वायर के, टाइम स्क्वायर के। इसी क्वेश्चन में बताओ सर u 0 जाएगा तो हाफ, क्योंकि u 0 होने से ut की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो s किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और u टाइम कैसे कांस्टेंट हो सकता है, दो चीज़ कांस्टेंट होती है, तो इसलिए ये एक्सीलरेशन कैसा माना जाएगा, यूनिफॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ, एक हमारे पास वीटी ग्राफ दिया है ये, जिसमें ये v है और ये t है और ये ग्राफ है। सो इसमें ऑब्जेक्ट किसमें है कि हियर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट है क्या, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या बोला गया है इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में है, ये बात सही है, इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉय इज एंजॉइंग ए राइड इन मैरी गो राउंड, वो जो चक्की होती है ना, बहुत बड़ी झूला घूमता है, राटा। सो अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड इन मैरी गो राउंड। तो इस तरीके से उसमें बहुत सारे झूले लगे रहते हैं और ऐसे वो ज़मीन पे रहता है, ये घूमता रहता है, ऐसे उसमें लोग बैठे रहते हैं कि नहीं, डोलची में। हाँ, तो बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं, तो ये इस तरीके से मैरी गो राउंड। तो और विच इज़ मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, विच इज़ मूविंग विद, इसमें मान लो ये बॉय है और ये एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसमें बॉय बैठा है और इसकी एक कांस्टेंट स्पीड है। कैसे है कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा होगा तो इसकी v होगी कि नहीं, मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब क्या है, it implies that boy is, तो boy at rest में है, moving with no acceleration, moving in accelerated motion, moving with uniform velocity। चार आंसर हैं, at rest, B no acceleration,
और C एक्सीलरेटेड मोशन, और D यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या सही है? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें हमेशा सेंटर की ओर एक्सीलरेशन रहता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो एक ही डायरेक्शन में चला जाता है, जब सीधा चलता तब होती यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप घूमने में भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान रहे हो क्या? एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है। नाउ a particle is moving in a circular path of radius r is moving in a circular path of radius r with a velocity, उसकी एक स्पीड भी है v मीटर पर सेकंड, उसकी एक स्पीड है कितनी? v मीटर पर सेकंड। अच्छा बताओ इन हाउ मच टाइम will it complete its one rotation? B से चल रहा है, रेडियस r है, तो आंसर दिया है कि जैसे v बाई आर, B दिया है r बाई v, C दिया है v और D दिया है 2 पाई r बाई v। बताओ। चेक करते हैं। जैसे कि ये यहाँ से चला, तो बताओ एक सर्कल पूरा करने में वो कितनी डिस्टेंस चलेगा? इन वन राउंड डिस्टेंस ट्रेवल 2 पाई आर, और स्पीड क्या है? v। तो बताओ टाइम क्या होता है? क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है? क्यों? क्योंकि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर ले जाओ और v इधर ले जाओ, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वो 2 पाई आर चला और v स्पीड से चला, तो कितना टाइम लिया उसने? 2 पाई आर अपॉन v। नाउ तो इस स्पीड से चल रहा है। नाउ if an object is moving in semicircular path of radius r, अगर वो ऐसे चल रहा है, then after half revolution its displacement is this and path length, दो चीज पूछी गई है। path length is this, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर मान लीजिए जो सेमी सर्कुलर पाथ है r है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? और पाथ लेंथ कितनी हो गई? हाँ, क्योंकि 2 पाई आर पूरा होता है, तो आधा कितना हुआ? पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। नाउ which of the following can sometimes be zero for a moving body which
कैन बी ज़ीरो फॉर मूविंग बॉडी। क्या चीज़ जीरो हो सकती है? एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, एवरेज स्पीड जीरो हो सकती है, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है। और इन्हीं सब में पूछा गया है, और दो आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो फिर एवरेज वेलोसिटी भी हो सकती है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है कि नहीं? तो एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना। एक तो वो फार्मूला है कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, वास्तव में वो स्पीड का फार्मूला है, उसको वेलोसिटी पे नहीं लगाते हैं। इट इज़ ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही लगाया जाता है। अच्छा, तो इसमें दो चीज़ें जीरो हो सकती हैं। नाउ next is, which of the following statement is correct regarding velocity and speed? So which is correct regarding velocity and speed? तो velocity of a moving body is its speed in, जैसे वेलोसिटी और स्पीड के मामले में क्या चीज़ सही हो सकती है? सो इसमें आंसर है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज आइदर इक्वल टू, या क्या होगा, और ग्रेटर देन। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड तो नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। तो क्या लिखना चाहिए कि स्पीड इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड ही हमेशा ज़्यादा होगी कि नहीं? और भी ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ये चीज़ है कि दिस इज ग्रेटर। नाउ if a car driver is traveling at a speed of 10 meter per second, क्या? ओके, मैं ठीक करता हूँ। नाउ तो कार ड्राइवर इस स्पीड से चल रहा है, एंड स्पीड अप्लाइज ब्रेक, और वो ब्रेक अप्लाई कर देता है, ठीक है, एंड ब्रिंग्स कार एट रेस्ट इन 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में कार को रेस्ट पे ला सकता है। देन रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू, रिटार्डेशन बताओ कितना है? इस ये चीज़ पूछी गई है। हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन आप इसे खुद करके बताओ। एक्सीलरेशन ही है, बट वो निगेटिव में आएगा जो एक्सीलरेशन है। तो आपके पास क्या क्या दिया है? u दिया है, और टाइम दिया है 20 सेकेंड, और v दिया है। रुक गई ना गाड़ी,
पूछा गया है ए, बता दो। फर्स्ट इक्वेशन लगाओ और बताओ। आया? सर यस सर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.5 मीटर आ गया, ठीक है। और रिटार्डेशन है तो चूंकि रिटार्डेशन लिख दिया है इसलिए माइनस साइन नहीं लगेगा। अगर सिर्फ एक्सीलरेशन लिखता तब माइनस लगता, ठीक है। माइनस में आया होगा ना आंसर, क्योंकि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v 0 है, u 10 है, a का पता नहीं, ये 20 है, a इधर चला जाएगा तो -10 आ जाएगा। तो फिर a कितना आ गया, क्या -10/20? तो क्या -1/2 आ गया? तो a की वैल्यू -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। लेकिन यहाँ रिटार्डेशन लिखा है, एक्सीलरेशन पूछता तो निगेटिव में लिखते, अब खुद ही वो रिटार्डेशन कह रहा है। तो रिटार्डेशन का मतलब ही होता है कि निगेटिव है, रुक रही गाड़ी। समझ में आई बात? तो रिटार्डेशन में आपकी बुक में भी रिटार्डेशन वर्ड आया है एक एग्जाम्पल में, तो वहाँ निगेटिव आपने नहीं लगाया है। नेक्स्ट इज नाउ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज गिवन हियर। तो क्वेश्चन में स्पीड टाइम ग्राफ दिया है ऐसे। सो दैट इज 0 और 5। ओके, नाउ if it is ओके स्पीड, लास्ट पेज दिखा दो। हाँ लास्ट, हाँ दिखा दे रहा हूँ। तो ये देख लीजिए लास्ट पेज, जस्ट 1 मिनट। सर वो है हाँ बोलो। सर थोड़ा ऊपर से दीजिए, सर वो हटा दीजिए। हाँ 1 मिनट। हो गया? सर नो करना सर नीचे स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर आ रही है? सर ये ठीक है, हैं? सर ब्लर हो गई। ओके ओके, जस्ट सर ठीक है, ठीक है। अभी ठीक हुई? यस सर आप ठीक हो गई। चलो
रिटार्डेशन का मतलब है मंदन, कोई चीज़ धीमी हो रही है, तो वहाँ आपको प्लस साइन लगाना है क्योंकि उसमें खुद ही निगेटिव वर्ड है। जैसे डिस्प्लेसमेंट को -5 मीटर भी बोल सकते हो, या इट इज़ मूविंग टू लेफ्ट विथ 5 मीटर बोल सकते हो कि नहीं। तो जब लेफ्ट लिखते हो तो माइनस लिखोगे क्या? Yes. तब नहीं लिखोगे, माइनस का मतलब है लेफ्ट, तो लेफ्ट लिख दो या माइनस लिख दो। उसी तरीके से रिटार्डेशन लिख दिया तो निगेटिव साइन नहीं लगेगा। रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव एक्सीलरेशन। तो जब निगेटिव एक्सीलरेशन इसका खुद का मतलब होता है तो एक और निगेटिव लगाओगे क्या? No. अच्छा, ये पूरा हो गया ना। Yes sir, हो गया। सर हो गया। सर वो पॉजिटिव 0.5 है ना। हम्म हम्म तो सर वो रिजल्ट दो तो नेगेटिव है। एक्सीलरेशन पूछेगा तो निगेटिव लिखना, रिटार्डेशन पूछेगा तो पॉजिटिव। एक्सीलरेशन पूछे तो जो साइन आएगा वही होगा, वाट एवर साइन कम्स, और रिटार्डेशन पूछेगा तो निगेटिव साइन हट जाएगा। ठीक है, सर बस माइनस नहीं होता है। जैसे मैंने कहा ना, अगर कोई चीज़ लेफ्ट में जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? -5 मीटर। लेकिन अगर कह दो कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग टू लेफ्ट, तो क्या तब भी माइनस लिखोगे? बोलो। नो सर। तो वही चीज़ है इसमें। अब आप पहले ही बोल दे रहे हो कि इसमें निगेटिव एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन, तो फिर से निगेटिव लिखोगे क्या? वही बात है। अब देखो कि आगे देखते हैं, एक मिनट। जस्ट जैसे कि आपकी बुक में एक जगह लिखा है कि रिटार्डेशन, तो जब रिटार्डेशन वो लिखते हैं तो फिर वो निगेटिव नहीं लिखते हैं। तो ये बात आपको ध्यान, पेज नंबर पेज नंबर ही देख रहा हूँ, 9। रिटार्डेशन लिखा नहीं है बट ये पेज नंबर है, और उसमें वो निगेटिव एक्सीलरेशन आ गया तो उसको रिटार्डेशन माना जाएगा। तो इफ इट इज़ मूविंग विद है ना, तो उसको रिटार्डेशन माना जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ये टाइम इन सेकंड है और 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50 है, और 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5 से ये चला, और 50 सेकंड में ये 50 सेकंड में ये 30 पे पहुंच गया। ये जबकि ये स्पीड है मीटर पर सेकंड में और ये टाइम है, तो इसकी यू कितनी है? 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो बताओ 0 सेकंड में इसकी कितनी स्पीड है? 5 मीटर पर सेकंड है, बताइए। ओके, व्हाट कैन आई डू?
ये चीज़ है। तो अभी इसकी अभी ठीक है। Yes, sir. तो U5 है, तो बताओ 50 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है? 30. हाँ, तो V हो गई 30 और कितने टाइम में हुई? 50 सेकंड। ये तीन चीज़ें हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बताइए, तो S के बारे में कैसे पता करोगे? तो कोई ऐसा थर्ड फार्मूला लगाओगे तो वहाँ तो T नहीं है ना, A चाहिए। या तो एरिया अंडर VT कर्व से निकाल लो, इसके अंदर में एरिया पैरेललोग्राम का लॉ लगाओ, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो S क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो क्या लिखें सम ऑफ पैरेलल साइड्स? बताओ किसका किसका सम करें? ये कितनी हाइट है? 5 है, और दूसरी तरफ हाँ, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 50। तो अगर मैं इससे इसको कट कर दूं तो ये 25 आ जाएगा, और अंदर 30। हाँ, ट्रेपीजियम लगाया ना, ट्रेपीजियम ही तो है, दो पैरेलल हैं। तो जब दो पैरेलल लाइंस होती है बाकी ऐसे वैसी हों तो उसको क्या कहते हैं? दो पैरेलल हैं कि नहीं? तो ये क्या माना जाता है बताओ? तो पैरेलल साइड्स का सम और उनके बीच की डिस्टेंस, वही लगाया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 25 5 जा 125, तो ये 12 आ गया, और 25 3 जा 75, और 12 जोड़ दो तो 87 आ गया। तो अब इसका आंसर कितना होगा कि हाउ मच मीटर इट हैज ट्रेवल्ड? बताओ। 875 हुआ कि नहीं? बताओ। तो इसलिए ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि एरिया अंडर VT कर्व क्या होता है? एरिया अंडर VT कर्व इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये चीज होती है। नाउ कार ऑफ 1000 kg mass is moving with a velocity of 10 meter per second. If the velocity time graph is horizontal, if the velocity time graph is horizontal line parallel to time axis, देखो मूविंग विद ए वेलोसिटी, वो एक वेलोसिटी से चल रहा है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। देन द वेलोसिटी ऑफ कार एट द 25 सेकंड क्या होगी? ऑफ कार एट द एंड ऑफ 25 सेकंड, कार्तिक बताओ क्या होगी? वन 1000 kg की चीज़ है और वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और इसके पैरेलल चल रही है टाइम एक्सिस के, तो 25 सेकंड बाद उसकी क्या स्पीड होगी? हाँ, so that will be 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई ना, उसकी स्पीड तो बढ़ नहीं रही, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट दिखाया गया है। Which of the following is most likely not a case of uniform circular motion? So, which is not a case
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहली चीज है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। इनमें से कौन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, that is motion of toy train on a circular path। motion of toy train, जैसे रेलगाड़ी होती है ना, toy train on circular path, वो चलती रहती, बैटरी डाल दो। सर ऊपर कर देते। motion of toy train on circular path। फिर तीसरी चीज है motion of racing car on a circular track। so motion of racing car on circular track। motion of hours hand on dial of clock, जो घंटे की सुई चलती है ना घड़ी में, so motion of hours hand in clock। कौन सा इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है? सर पहला वाला, बोलो। सर पहला वाला, और कोई? या फिर सी है। हम्म सर सी होगा ना। हम्म सर मोशन ऑफ रेसिंग का। सर अर्थ तो क्योंकि वो अपनी स्पीड कभी बढ़ा देगा कभी घटा देगा। नाउ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक कार 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ब्रेक अप्लाई किए गए हैं, ठीक है, एट ए इज इक्वल्स टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हाउ फार कार विल गो बिफोर कमिंग टू रेस्ट? तो आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं जिनके बेसिस पे आपको बताना है कि हाउ फार कार विल गो बिफोर कमिंग टू रेस्ट। पहला बताया है यू, जो कि 90 किलोमीटर पर आवर है। इसको बदल लीजिए, और एक्सीलरेशन कितना है ये दिया है, यू दिया है, ए दिया है, और बी क्या है? क्योंकि उसे तो रुक जाना है ना, तो थर्ड इक्वेशन लगाओ और मुझे आंसर बताओ एस क्या होगा। सर 125 मीटर। 125 सर मीटर। 125 मीटर। चेक कर लेते हैं, आपका आंसर इसमें है नहीं। ये होता है, सर पहले है सर। पहले आ जाता है। एक ही बात है, ये अच्छा वहाँ ले जाओ या यहाँ ले जाओ, ये ठीक है ना। तो वी स्क्वायर क्या है? सर और 2 इंटू -0.5 इंटू एस, तो क्या इससे -625 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा -1 आएगा क्या? 2 का 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? यस सर। और फिर ये -1 को नीचे ले जाओ, तो एस कितना हो जाएगा? 625। तो जो इसमें ऑप्शन दिए थे आपका ऑप्शन था नहीं, इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना था। तो सी आ गया ना। अच्छा ऊपर कर दीजिए। इन ए फ्री, हाँ
ठीक है, मैं थोड़ा नहीं देखा। अभी ठीक है। सर ऊपर का देख। तो ऊपर वो क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन देख लो। सो दिस इज कार ओके। नाउ अब ये दिखाया जा रहा है इन ए फ्री फॉल द वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इंक्रीज्ड इन ए फ्री फॉल। अगर ऊपर से पत्थर छोड़ दिया जाए द वेलोसिटी ऑफ स्टोन बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इंक्रीज्ड इक्वली ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाती, क्योंकि ग्रेविटी से गिर रही ना। तो अंडर ग्रेविटी सो हाँ, देन व्हाट कैन यू से about motion of stone? Then what can you say about motion of stone? तो वो स्टोन कैसा है कि अगर ऊपर से आपने इसको नीचे छोड़ दिया तो उस पर कितना एक्सीलरेशन लगेगा नीचे की तरफ? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसके बारे में क्या कहा जा, कहाँ पे लिखा है सर? यानी अगर मान लो ऊपर आप 0 मीटर पर सेकंड से छोड़ रहे हो तो 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड और बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? हैं? तो ये कहाँ से आया सर? 9.8 मीटर जो पर 9.8 मीटर पर सेकंड है, यानी ग्रेविटी किसी चीज़ को अपनी ओर इस स्पीड से खींचती है। और मतलब ये एक तरीके की वैल्यू है कि ग्रेविटी किसी भी चीज़ पर, ग्रेविटी की है। हाँ ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और किसी भी चीज़ को ये अपनी तरफ इस स्पीड से खींचती है। ये ग्रेविटेशन की वैल्यू है। ओके, नाउ अब इस चीज़ को हमें समझने के लिए इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये आपकी पेज में लिखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पेज नंबर 135 में। अभी हमें आगे पढ़ेंगे। तो चैप्टर ग्रेविटेशन दिया है ना, हम वहाँ पढ़ेंगे ये एक्सीलरेशन। समझ में आई बात कि नहीं? तो अब क्वेश्चन आ गया है कि सिर्फ आप ये जान लो कि ग्रेविटी से भी एक्सीलरेशन होता है। ग्रेविटी अपनी तरफ फोर्स लगाती है, फोर्स लगाएगी तो एक्सीलरेशन होगा। फोर्स तो होता है ना ग्रेविटी का। तो हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? फिर से 9.8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कैसे हो जाएगा? स्पीड बढ़ रही तो कहाँ से यूनिफॉर्म मोशन हो गया? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोल दो तो बोल दो, बोलो क्या चीज़ यूनिफॉर्म है? एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है ना। टाइम यूनिफॉर्म नहीं है, टाइम तो बढ़ता ही चला जा रहा है। टाइम तो जब भी आपकी मर्जी तब देखो। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, ये चीज़ कांस्टेंट है ना। मतलब क्या चीज़ नहीं बदल रही वो बताओ? हर सेकंड में क्या इसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ रही है? बाकी तो वेलोसिटी भी बदल रही है, समय भी बीतता जा रहा है। क्या चीज़ नहीं बदल रही है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कैसा मोशन है? तो यूनिफॉर्म मोशन है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है? ठीक है, या रिटार्डेशन भी पूछ रहा है।
रिटार्डेशन अगर ऊपर से कोई चीज़ छोड़ दी जाए और ये चीज़ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू numerical ratio of displacement to distance is, अगर मान लो कोई ये आपसे कहे कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर रखो और डिस्टेंस नीचे रखो, तो इसका रेशो हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज लेस देन 1 आएगा क्या? या फिर इक्वल टू 1 और लेस देन 1 आएगा? फिर सी दैट इज ग्रेटर देन 1. बोलो, बताओ. बी ना, क्योंकि कभी कभी अगर एक ही दिशा में वो चल रहा है एक डायरेक्शन में, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही तो पाथ लेंथ होगी. तो ऐसे केस में क्या इनका रेशो 1 आ जाएगा? और कभी अगर वो ऐसे चल रहा है तो क्या डिस्टेंस बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा? तो फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस क्या छोटी नहीं आएगी? तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? 1 भी हो सकता है या 1 से छोटा भी हो सकता है. नाउ 4 cars are moving on a level straight road. 4 cars are moving on a level straight road. तो अब इसमें इनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो ये बात यहाँ दिखाई गई है कि 4 कारें हैं, चल रही हैं और इस तरीके से चल रहे हैं. यह है बी, यह है ए, यह है सी और यह है डी. सो बी ए सी डी, और यह है डिस्टेंस और यह है टाइम. अच्छा, ओके. नाउ हाँ ठीक है. अब देखो, मतलब 4 कार मूव कर रही हैं और 4 कार मूव कर रही हैं, तो आपको ये बताना है, कुछ स्टेटमेंट पूछे गए हैं कि 4 कार्स आर ट्रैवलिंग. सो 4 कार्स आर ट्रैवलिंग ऑन ए लेवल्ड स्ट्रेट रोड. विच इज करेक्ट? तो अब हमारे पास 4 चीज़ें हैं, तो इनमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं कि कार ए इज़ फास्टर देन डी, ए इज़ फास्टर देन डी, बी बी इज़ स्लोवेस्ट, सी
फास्टर देन सी, और सी इज स्लोवेस्ट। क्या ठीक है? सर 3 ठीक है। हैं? सर सी। सी। अच्छा ये बताओ, मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 सेकंड में ये इतना चली, और ये 4 सेकंड में इतना चल ली, ये तो 3 सेकंड या 2.5 सेकंड में इतना चल ली, और ये इसमें चल ली 1 सेकंड में इतना चल ली, तो आप किसे फास्ट मानोगे? सर डी फास्ट है। और स्लोवेस्ट कौन सा है? सर बी। क्योंकि ये सर स्लोएस्ट भी होगा। स्लोवेस्ट है क्योंकि ये थोड़ा ही चल पाई ना 5 सेकंड में। यस सर, यस सर। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जितना कम एंगल है वो फिर सी होगा ना करेक्ट। सी। डी इज फास्टर देन सी। डी यस इज सर सी होगा ना। डी इज फास्टर देन सी, ये भी सही है, और डी तो फास्टर है, सर बी भी सही है सर। और बी भी सही है, दोनों ही सही हैं। डी फास्टर देन सी भी सही है ना। ये बात हो गई। नाउ अब देखते हैं MCQ is matter around us pure। MCQ is matter around us pure। Now so अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज which metal exist in liquid state at room temperature? सर मर्कुरी एट मर्करी। At room temperature, so mercury को Hg भी कहते हैं। अच्छा, now which non-metal exist in liquid state at room temperature? सारे सारे तो गैस होते हैं, और कुछ सॉलिड भी होते हैं, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, ये तो ये ब्रोमीन। यानी अगर आपको देखा जाए सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? Br, तो सल्फर, फास्फोरस और कार्बन ये सब सॉलिड के फॉर्म में होंगे। आयोडीन, ब्रोमीन लिक्विड होगा, और आयोडीन भी सॉलिड होगा, आयोडीन। और इसके अलावा गैस कौन कौन से होंगे? क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। 708 होगा। ठीक है, ये सभी N2, F2, ये सारे के सारे क्या होंगे? नॉन मेटल। नॉन मेटल। नॉन मेटल में पर गैस स्टेट पूछी जा रही ना, रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल तो सभी हैं, नॉन मेटल में ये पूछ रहा है कि कौन सा गैस है, कौन सा क्या है। नाउ व्हेन द लिक्विड इज स्पन रैपिडली, द डेंसर पार्टिकल्स वो किधर मूव करते हैं? व्हेन
liquid is spun rapidly, तो then denser particles move. अब दो ऑप्शन है, अवे या टूवर्ड्स एक्सिस. अब ये देख लो, जैसे आप दही को भिगोती हो तो मक्खन जो है बीच में आ जाता है कि दूध बीच में आ जाता है, मक्खन किनारे पहुंच जाता है. बताओ. मक्खन जो है वो किनारे नहीं जाता है, मक्खन बीच में आ जाता है. सो इट इज जस्ट, मक्खन हल्का होता है, ये बात जानती हो. सो skimming of milk to extract butter. Skimming of milk to extract butter. According to Wikipedia, skimmed milk or skim milk is made when all the milk fat is removed from whole milk. Now, तो कभी भी मेकिंग बटर फ्रॉम कर्ड, कोई भी चीज जो हल्की होती है, Sure, here are some recipes. देखिए वो बीच में आ जाएगी, और जो भारी होगी वो किनारे चली जाएगी. ठीक है. सो in this case क्लियरली तो नहीं दिखाया गया है इसमें, लेकिन फिर भी आप देख लो कि जब भी आप ऐसे करते हो तो जो मक्खन है वो आपकी मथानी के पास आ जाएगा, और जो बाकी दूध है वो क्या होगा, एक्सिस के पास हल्की चीज़ आती है, और एक्सिस से दूर क्या जाता है, देखो मक्खन इसी पे सब आ गया पास, भारी चीज़ दूध बाहर चला जाएगा. अगर वॉशिंग मशीन में भी है, कपड़े हल्के हैं, पानी भारी है, तो क्या होगा बताओ. कपड़े हाँ, बाहर हो जाएगा. तो इसी तरीके से देन डेंसर पार्टिकल मूव अवे. नाउ अब देखिए, डेंसर मतलब भारी, भारी चीज पास आएगी कि दूर जाएगी, बताओ. बोलो. पास, मक्खन पास आया है, मक्खन भारी है क्या दूध से? नो सर, दूर जाएगी, दूर जाएगी. पानी दूर जा रहा है कि नहीं, भारी चीज तो दूर ही जाएगी. तो अब देखिए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, बोलो, centrifugation. Which now which of the following element is not metalloid? Which is not a metalloid? तो मेटलॉइड कौन सा नहीं है? पहला दिया है बोरॉन, फिर दिया है सिलिकॉन, फिर दिया है जर्मेनियम, एंड फिर टंगस्टन. सो क्योंकि बसीजिया सब टीपो मेटलॉइड है ना, सब टीपो, तो ये मेटलॉइड है. तो टंगस्टन तो डब्लू होता है, तो वो मेटलॉइड नहीं है. टंगस्टन तो बल्ब में भी लगता है और वो कंडक्ट करता है. नाउ इफ कैम्फर इज केप्ट इन ओपन कंटेनर, तो उसका अमाउंट डिक्रीज होने लगता है. इसे क्या कहेंगे? कैम्फर इज केप्ट इन ओपन कंटेनर, देन कपूर को रख दो, तो देन इट्स अमाउंट स्टार्ट डिक्रीजिंग. इसे क्या कहेंगे?
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या इसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे? सब्लिमेशन। सॉलिड का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? ठीक है, सेम थिंग अकर्स। ये किसके साथ अकर करती है? अमोनियम क्लोराइड के साथ अकर करेगी। और किसके साथ अकर करेगी बताइए? नेफ्थलीन बॉल के साथ अकर करेगी? नेफ्थलीन बॉल। और क्या है? आयोडीन के साथ अकर करेगी। ओके, नाउ ओके, जस्ट अब देखिए कौन कौन सी चीज ऐसी होगी जिसमें सब्लिमेशन होगा। क्या ड्राई आइस में भी होगा? तो ड्राई आइस में भी होगा। इन सभी चीज़ों में सब्लिमेशन होगा। एक मिनट, तो विथ के बाद क्या है? ओके। इन सभी चीज़ों में होगा। ड्राई आइस में भी होगा। सो ड्राई आइस also has the तो विथ के बाद क्या है? naphthalene ball, ना तो उसके पहले आपने कुछ लिखा है। NH4Cl, that is अमोनियम क्लोराइड। इन सभी में सब्लिमेशन होगा। नाउ heterogeneous mixture, heterogeneous mixtures in which solute particles do not dissolve and remain suspended, in which solute particle ना भूलें, solute particles do not dissolve and remain suspended तो ऊपर का नीचे throughout the solution। होगा ना? हैं? हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे? क्या वो कोलाइडल सॉल्यूशन है कि ट्रू सॉल्यूशन है कि सस्पेंशन है? जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व ही ना हो। जैसे आपने चौक को पानी में डाल दिया तो वो क्या, सस्पेंशन होगा। या तो ऊपर तैरें या नीचे बैठ जाएं, या फिर ट्रू सॉल्यूशन होगा। सस्पेंशन हो जाएगा।
टिंचर ऑफ आयोडीन, जैसे कभी चोट लग जाती है तो आपको टिंचर ऑफ आयोडीन लगाया जाता है कि नहीं, ये आयोडीन है और इस आयोडीन को अल्कोहल में मिला दिया जाए, डार्क ब्राउन कलर का है, बिल्कुल इसे बंद करके रखा गया, खोल दें तो ये उड़ जाए पूरी रात भर में, पूरा बंद है प्लास्टिक से, ठीक है। सो टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या होता है कि एक रुई लगाई जाती है कि नहीं कहीं पर, अगर आपको चोट लग जाती है, टिंचर ब्राउन कलर का सलूशन होता है। आयोडीन इज मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है, आयोडीन विद एल्कोहल। इसमें क्या होता है, आयोडीन एक क्या होता है, सल्यूट है और बहुत सारा एल्कोहल, एल्कोहल यानी विस्की, मिक्सचर ऑफ आयोडीन एज सल्यूट, बहुत थोड़ा सा डाला जाता है आयोडीन, बहुत महंगा होता है, एंड जो भी है एल्कोहल एज सॉल्वेंट, ये याद रखना, इन दोनों को मिलने से होता है और स्किन की डिसीज को दूर करता है। आयोडीन तो वैसे भी गरारा है। अच्छा, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, हैं? इतनी समझ में आ गई बात कि टिंचर ऑफ आयोडीन किसका किसका मिक्सचर है, आयोडीन एंड अल्कोहल है, आयोडीन सल्यूट है और अल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट। तो इतना रखिए, बाकी सॉल्यूट छोटी थोड़ी चीज होती है और सॉल्वेंट क्या होती है, हैं? सॉल्वेंट बहुत होता है, पानी है सॉल्वेंट, पानी में चीनी डाल दो तो सॉल्यूट है। बोलो समझ में आ गई बात। अब 345 पे हम लोग इसके आगे करेंगे जो भी चीज़ है, आज ये कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ 345 पे होगी। अभी आपको एमसीक्यू से फैमिलियर नहीं है, बहुत सारे अच्छे एमसीक्यू ठीक है। तो 1 घंटे सवा घंटे की 1 घंटे 10 मिनट की एक क्लास और होगी, तो उसमें भी एमसीक्यू हैं 3:45 से 5 o'clock। तो फिर आपका एमसीक्यू पूरा हो जाएगा साइंस का सारा।